नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित कुमार। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। और शाम को 6 बजे हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर। आप मेरे साथ जुड़ते हैं 2 बजे। 2 बजे हमारी क्लास होती है किसकी? हिस्ट्री की। 2 बजे हमारी किसकी? हिस्ट्री की क्लास होती है। और शाम को 6 बजे हमारी क्लास होती है आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है दोस्तों, तो हम एक वीक पढ़ चुके हैं और कुछ एमसीक्यूज भी हमने सैटरडे को लगाए थे। तो उसी तरह से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये क्लास मंडे टू फ्राइडे तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, फ्राइडे तक क्लास होगी और सैटरडे को हम लगाते हैं इसके एमसीक्यूज। यानी कि जो भी हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं रिवीजन के लिए और एग्जाम के लिए, जो भी हम इसमें से क्वेश्चंस बना सकते हैं, उनको हम रिवाइज करते हैं एमसीक्यूज के थ्रू। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है ऋग्वेदिक एज। ठीक है दोस्तों, हम वैदिक एरा जो पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं और हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कवर कर चुके हैं दोस्तों। हड़प्पा सिविलाइजेशन हम कवर कर चुके हैं। कहाँ से? हड़प्पा सिविलाइजेशन थी 3500 से 1500 बीसी तक। ठीक है दोस्तों, 3500 से 1500 बीसी तक। कहीं कहीं पे आपको ये 3200 से 1300 बीसी भी दिख सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। दोनों में मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देख सकते हैं 3500 बीसी से 1500 बीसी हड़प्पा सभ्यता पड़ी। अब उसके बाद का जो समय है, आप देखेंगे कि इसको हम देखते हैं, इसको कहते हैं हम वैदिक काल, यानी कि वैदिक एज इसको हम कहते हैं। इसको हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, वैदिक एज के नाम से जानते हैं। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैदिक एरा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है अर्ली वैदिक एज, जिसको हम ऋग्वेदिक समय यानी कि ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारा कैटेगराइजेशन है वो है लेटर वैदिक समय। ठीक है दोस्तों, 1000 से 500 बीसी। ये वाला कैटेगराइजेशन क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता कब थी? 3500 से 1500 बीसी। जो अर्ली वैदिक यानी कि ऋग वैदिक काल है वो चलता है आपका 1500 से 1000 बीसी तक। और फिर जो आपका लेटर वैदिक काल चलेगा वो चलेगा 1000 से 500 बीसी तक। तो ये कैटेगराइजेशन बिल्कुल अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, क्योंकि टाइम का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। इसी पर आधारित हम हिस्ट्री में बाकी चीजें और बाकी जो डायनेस्टीज हैं, बाकी जो समय जितना काल रहा है, उन सबको हम हिस्ट्री में इसी तरह से कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात अब शुरू हुई है वैदिक काल की। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम इस स्कीम के हिसाब से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो ऋग्वैदिक काल है, यानी कि जो ऋग्वैदिक एरा है, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब ऋग्वैदिक समय की बात होती है तो 1500 से 1000 बीसी का समय हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब इसमें जब हम स्टडी करेंगे तो हम ये स्टडी करते हैं कि मेनली वहाँ की सोसाइटी जो थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता हमने जब पढ़ी थी तो हमने पढ़ा कि उस समय की सोसाइटी कैसे काम करती थी, उस समय की वो लोग किस तरह का रिलीजन या धर्म फॉलो करते थे, या किस तरह से वो लोग व्यापार करते थे। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके अंदर कि जो सोसाइटी थी ऋग्वैदिक काल की, वो किस तरह की सोसाइटी हुआ करती थी। और उसके बाद देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर्स थे, जो उस समय किताबें, संहिताएं और लिटरेचर जो लिखा गया, जो कि ऋग्वैदिक काल, हमें पता चलता है कि उन किताबों से ही पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल कभी यहाँ पर अर्थ धरती पर भारत के इस हिस्से में रहा होगा। उन किताबों को भी जानेंगे और उन किताबों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि उस समय की सोसाइटी यानी कि समाज कैसा हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको एक पहले छोटी सी कहानी बता देता हूं। 1500 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता रही इंडिया में। ठीक है दोस्तों, 1500 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता रही। फिर उसके बाद यहां पर बताया जाता है कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ, या फिर आप कहें कि पलायन करके आर्यंस भारत में आए। भारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहां पर आर्यंस जो लोग हैं वो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जहां पर एग्जिस्ट करती है, उस रीजन में आर्यंस लोग आए। ठीक है दोस्तों, उन्होंने माइग्रेशन करा, माइग्रेशन करके भारत की धरती पर आर्यंस लोग आए, या फिर इसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक थ्योरी जो है, ये एक तरह की थ्योरी है। इसके ऊपर लोगों ने अपने कई तरह के विचार और कई इसमें बातें रखी है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में और एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर ही आधारित होती है, तो हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो आर्यन आर्यन जो लोग इन्होंने इन्वेजन इंडिया में किया था
भारत में वो चलकर आए थे और फिर यहाँ की धरती पर बस गए थे। और हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वहां से वो विलुप्त हो गए थे और उसके बाद फिर आर्यन लोगों का समय हमें देखने को इतिहास में मिलता है। तो ये जो भी बातें हैं ये सब एनसीईआरटी पर आधारित हैं और ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करती हैं। तो हम जो भी पढ़ेंगे अपने जो हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा वो सब कुछ इसी थ्योरी पर आधारित रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो आर्यंस लोग थे वो बाहर से चलकर नहीं आए थे, वो यहीं के इंडिजिनस, यहीं का जो कल्चर है वहीं में पनपे और यहीं पर उनका जो कल्चर है वो फ्लरिश हुआ और यहीं पर कल्चर उनका आगे बढ़ा। तो एक थियोरी ये भी है। दूसरी थियोरी ये भी कहती है कि एक थियोरी कहती है कि सेंट्रल एशिया से चलकर आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो थ्योरी दी थी, बाल गंगाधर तिलक ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि ये लोग आर्कटिक जो रीजन है, आर्कटिक रीजन से यहां पर देखने को मिलता है कि आर्यन लोग आर्कटिक रीजन में रहा करते थे और फिर वो भारत में आए। तो कई थियरीज हैं लेकिन हम बेसिकली जो बात करते हैं वो आर्यन इन्वेजन थियरी के ऊपर हम बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि जो उस समय जो लोग भारत में चलकर आए थे उस समय की उनके समाज, उनकी सोसाइटी कैसी थी, कैसे उनका रहन सहन था और किस तरह की वो चीज़ों को फॉलो करते थे। तो ये बताया जाता है कि वो एक तरह की ट्राइबल यानी कि जनजातीय सोसाइटी हुआ करती थी। उनका जो समाज था वो एक जनजातीय समाज था, ट्राइबल सोसाइटी थी। ठीक है दोस्तों, और सेमी नोमैडिक यानी कि एक घुमंतु जो होता है, ठीक है, घुमंतु जो समाज होता है, सोसाइटी होती है। आपने देखा होगा कई ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आपको ऐसी मिलेंगी जो कि घुमंतु प्रवृत्ति की होती है। उनका जो रहन सहन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना, समय समय पर पलायन करना, इस तरह का उनका लाइफस्टाइल उनका रहता है, जीवन। ठीक है, तो ये भी एक तरह से ट्राइबल और घुमंतु जनजाति थी। ठीक है, और यहाँ पर जो आयरन ट्राइब थी उनको यहाँ पर जनाज कहा जाता था। ठीक है, जन यहाँ पर कहा जाता, जन से मिलकर, इंग्लिश में लिखा है तो जनाज, तो जन से मिलकर बना जनाज, तो जनाज यहाँ पर इनको, इन ट्राइब्स को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और एक जो ट्राइब होता था, जो ट्राइब होती थी, उनका जो उनका एक हेड होता था, मुखिया होता था, उसको यहाँ पर गोपति या फिर गोपा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आपको जो ट्राइबल सोसाइटी थी ऋग्वैदिक काल की, आपको इसके अंदर गोपति, गोपा यानी कि जो गाय की जो गाय जो होती हैं उनका प्रोटेक्शन करता हो, उनकी रक्षा करता हो, उसको हम कहते थे, जो चीफ होता था उसको गाय की रक्षा करने वाला यानी कि गोपति या फिर गोपा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो जो आप जब ऋग्वैदिक समय का काल ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर गाय की बहुत भूमिका थी। पूरे इनकी सोसाइटी में गाय का एक इंपॉर्टेंट स्थान होता था, बहुत ही अहम रोल होता था गाय का। तो इसलिए आप पाएंगे कि बहुत सारे जो टर्म्स हैं, जो बहुत शब्द हैं, वो गाय से मिलकर ही, गाय से जुड़े हुए शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गोपति यानी कि गाय की रक्षा करने वाला, और जो क्वीन होती थी यानी कि रानी होती थी उस ट्राइब की, उसको महिषी कहा जाता था। दोस्तों, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, मैं यहाँ पर, शायद ये क्लास लंबी होगी तो मैं शायद आपको इन कीवर्ड्स को एक बार या 2 बार से ज़्यादा नहीं दोहरा पाऊंगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा ये सभी कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसको क्लास में और स्लाइड्स में ऐड किए हैं तो आप यकीन मानिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और इनको आप मिस नहीं कर सकते, आपको इनको याद रखना ही चाहिए। मैं वही कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट जो होते हैं उन्हीं को ऐड करता हूं। जो भी एक से ज़्यादा, अगर मान लीजिए कहीं पे 10 तरह के कीवर्ड्स हैं और अगर मैंने 3 ही ऐड करे हैं तो यकीन मानिए कि वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बाकी 7 थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने उनको इस्तेमाल नहीं करा। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट आप वो जो 3 मैंने स्लाइड में ऐड करे हैं, ठीक है, जितने कीवर्ड्स मैंने स्लाइड में ऐड करे हैं, एटलीस्ट आपको उतने याद होने चाहिए, उतने आपके दिमाग में होने चाहिए। और जो एक्स्ट्रा कुछ होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम टेस्ट में कवर करेंगे, एमसीक्यूज में कवर करेंगे और आप भी किताब से उनको देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको उतने तो याद होने चाहिए जितने मैं क्लास में डिस्कस करता हूं। ठीक है दोस्तों, और यहां पर आप देखेंगे पानी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो किन के लिए है, आपको इन शब्द पता होने चाहिए। गोपा, गोपति मतलब मुखिया, पानी मतलब जिनका आर्यंस के लोगों के साथ, आर्यन लोगों के साथ जिनका कॉन्फ्लिक्ट यानी कि समय समय पर युद्ध हुआ करता था। अब वो युद्ध क्यों हुआ करता था? वो युद्ध भी हुआ करता था जब गाय जो होती थी, गाय उस समय एक तरह से प्रॉपर्टी,
बहुत जीवन चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो होती थी गाय होती थी। तो गाय के ऊपर, गाय से रिलेटेड जितने भी युद्ध होते थे पानी के साथ, आर्यन और पानी के बीच जितने भी युद्ध गाय के ऊपर होते थे उनको हम कहते थे गवेषणा, गोशु, गवयुत या फिर गविष्टि। ठीक है दोस्तों, ये कीवर्ड्स याद रखिए। गविष्टि, गोशु का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गाय के ऊपर होने वाले जो आर्यंस और नॉन आर्यंस यानी कि पानीज, इनके बीच में जो युद्ध होते थे उनको हम बोलते थे गोशु या फिर गविष्टि। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है आपको इतना? चलिए, तो यहां पर बात होती है एक जो गोपति होता था। ठीक है दोस्तों, जो गोपति यानी कि जो ट्राइब का मुखिया होता था, उसकी जो पोजीशन, उसका जो पद होता था, वो ऐसा नहीं है कि जो गोपति है उसके ही अगला जो पुत्र होगा या पुत्री होगी उसको ही वो पद मिलेगा, यानी कि हेरिडिटरी। ये जो पद था ये हेरिडिटरी नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये हेरिडिटरी यानी कि एक ही परिवार में आगे नहीं मिलता था, इसके लिए इलेक्शन होता था। ठीक है दोस्तों, और ये सिलेक्टेड और इलेक्ट किए जाते थे जो एक ही, ठीक है दोस्तों, एक ही समाज के वो जो लोग थे उन्हीं में से अगला गोपति चुना जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, याद रखिए कि वो पूछ लेगा आपसे कि क्या वैदिक काल में जो गोपति की जो पद होता था क्या वो हेरेडिटरी होता था या नहीं होता था, बताइए सही है या गलत है। ऐसे करके ये पूछ सकता है। और जो उस समय की सोसाइटी थी वो ट्राइबल सोसाइटी थी। तो ट्राइबल सोसाइटी थी, आप देखेंगे ट्राइबल सोसाइटी ज्यादातर एक इक्वल सोसाइटी होती है, उसके अंदर आप देखेंगे जातियां बहुत ज्यादा नहीं बटी होती हैं ट्राइबल सोसाइटीज में। तो यहां पर भी देखने को मिलता है कि ट्राइबल सोसाइटी थी और कास्ट का वहां पर कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग तब नहीं था। कास्ट नाम का जो कॉन्सेप्ट है आज हमें देखने को मिलता है, या फिर बाद के इतिहास के बाद के समय में हमें जब देखने को मिलता है, तो कास्ट वाला कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं था जो ऋग्वैदिक काल था जिसमें आर्यंस इंडिया में आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, उसके बाद जो यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन होता था, जो व्यवसाय होता था, जो ऋग्वैदिक काल के लोग व्यवसाय करते थे, वो जन्म के आधार पर नहीं होता था दोस्तों। जन्म के आधार पर वो उनका जो ऑक्यूपेशन था, उनका व्यवसाय था, वो जन्म के आधार पर नहीं होता था। बाद में आप देखेंगे कि जो इंसान का जो व्यवसाय था, जो उसका ऑक्यूपेशन था, वो जिस जाति में वो पैदा हुआ है, यानी कि जन्म के आधार पर उसका व्यवसाय तय होने लग गया था। लेकिन जब हम बात ऋग्वैदिक काल की करते हैं तो यहां पर जन्म के आधार पर आपको कोई भी व्यवसाय नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में कि एक ही परिवार के अंदर आपको मिलेगा कि कोई लोहे के हथियार बना रहा है, या फिर आपको मिलेगा कि वो रथ बना रहा है, और दूसरा व्यक्ति अध्यापक का काम कर रहा है। तो जन्म के आधार पर नहीं था, एक ही परिवार में आपको अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग भी देखने को मिलते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब यहाँ पे बात होती है कि जो डिफरेंशिएशन था, जो थोड़ा बहुत भेदभाव था, या एक तरह से आप बोलें कि अगर देखने को मिलता है कि कितने अलग अलग वर्ग थे, वो हमें जाति के आधार पर नहीं देखने को मिलते हैं। वो हमें देखने को मिलते हैं जो हमारी स्किन का कलर होता है, जो हमारी त्वचा का रंग होता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वर्ण जो था, यहाँ पर वर्ण का मतलब आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में वर्ण का मतलब होता था त्वचा जो होती थी हमारी, त्वचा के रंग के आधार पर वर्ण कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, त्वचा के रंग के आधार पर वैदिक और नॉन वैदिक जो लोग थे इनके बीच में आपको देखने को वर्गीकरण मिलेगा। ठीक है, चलिए, जो नॉन आर्यन लोग थे, नॉन आर्यन, उनको दास्यूज या दास के नाम से यहाँ पर कहा गया है। जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं इसमें जो नॉन आर्यन लोग होते थे उनको दास्यूज या दास शब्द से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जब लोग रहे हों, जब सभ्यता थोड़ी बहुत बची हो, उनके उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, शायद यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो दास और दास्यु शब्द इस्तेमाल हुआ है ये नॉन वैदिक या फिर नॉन आर्यन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है दोस्तों, वर्ण सिस्टम यहाँ पर उतना प्रेवलेंट यानी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था सोसाइटी में। क्यों नहीं था? क्योंकि वो जन्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर नहीं हुआ करता था। वो यहाँ पर जो त्वचा का रंग होता है उसके आधार पर एक मोटा मोटा वर्गीकरण था, बहुत ही ज्यादा रिजिड और बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपको देखने को नहीं मिलेगा।
दूसरा आप देखेंगे कि वैदिक सोसाइटी में यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में आपको स्लेवरी आपको देखने को मिलेगी, यानी दास प्रथा भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो दास हुआ करते थे उनकी जो अवस्था होती थी, उनकी जो पोजीशन होती थी, वो काफ़ी नॉर्मल होती थी। उनका शोषण नहीं किया जाता था, बहुत भारी तरीके से शोषण नहीं होता था। और उनको ज़्यादातर जो घर के काम होते हैं, महलों के काम काज होते हैं, उनमें उनकी भूमिका रहती थी और उनका कुछ इतना भारी भरकम शोषण नहीं होता था, जैसा हमें बाद के समय में अंग्रेजों के समय में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दास प्रथा क्या ऋग्वैदिक काल में थी? जी बिल्कुल थी। ठीक है, और यहाँ पर बात होती है कि जो यूनिट है, मतलब समाज की जो यूनिट है, जैसे आज समाज की जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है सबसे छोटी एक फैमिली। फैमिली से मिलके आप देखेंगे, आप फैमिली से मिलने के बाद आप देखेंगे एक समाज में जाति बनती है, जाति के बाद उसके बाद आप देखेंगे एक पूरा समाज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुल कुल जो अगर आपको शब्द मिलेगा, कि अगर वो पूछेगा पेपर में कि कुल का मतलब क्या होता है, ठीक है, कुल का मतलब क्या होता है, तो आपको यहां पर समझना होगा कि कुल का मतलब फैमिली होता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कुल का मतलब होता था फैमिली। अगर आज बात की जाए कि कुल का मतलब क्या है, तो आप समझेंगे एक बड़ा जो आपके सोसाइटी का एक हिस्सा है, आप किस कुल से आते हैं, उसके अंदर आपके चाचा आपके चाचा, ताऊ, मामा, सब लोग आ जाएंगे उस कुल में। ठीक है दोस्तों, आपके दादा, आपके परदादा एक ही कुल के लोग हैं। लेकिन हम वैसे नहीं समझते हैं। अगर आप ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो कुल का मतलब यहां पर होता है फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो कुल से यहां पर ऋग्वैदिक काल में मतलब है फैमिली, इस बात को ध्यान रखिए। आज जो हम कुल का मतलब समझते हैं उससे इसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ठीक है, और यहां पर जो कुलापा हुआ करता था वो एक फैमिली का हेड हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, कुलापा जो हुआ करता था वो एक फैमिली का हेड हुआ करता था, यानी कि कुल का हेड होता था कुलापा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटी जो यूनिट होती थी सोसाइटी की ऋग्वैदिक काल में, वो क्या होती थी? वो होती थी फैमिली, यानी कि कुल। उससे ऊपर जो होती थी वो होती थी विश, यानी कि क्लैन, यानी कि आप इसको कह लीजिए कि एक ही वंश के जो लोग होते थे उनको यहां पर बोलते थे क्लैन, यानी कि विश। चलिए, उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट, यानी कि कुल से फैमिली से मिलके बनता था, फैमिली से कुल से मिलकर बनती थी क्लैन, यानी कि विश, और इस क्लैन से मिलके बनती थी ट्राइब। ठीक है दोस्तों, ट्राइब यानी कि जन। तो एक ट्राइब के अंदर एक ही क्लैन के लोग होते थे और एक ही क्लैन के अंदर एक ही फैमिली के लोग हुआ करते थे, अलग अलग फैमिली के, और जो एक ही फैमिली से संबंध रखते थे, फैमिलीज के ग्रुप। ठीक है, अलग अलग फैमिली मिलकर बनाएगी क्लैन और क्लैन से बनता था ट्राइब। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात होती है, यही मैंने आपको ये सेम चीज यहाँ पर बताई, वही चीज यहाँ पर लिखी है। और जो जन होती थी वो होती थी लार्जेस्ट सोशल यूनिट, यानी किसी भी समाज में जो सबसे बड़ी, जो समाज को बनाने वाली इकाई होती थी, यूनिट होती थी, उसे कहते थे हम जन, यानी कि सबसे बड़ी सोशल यूनिट क्या होती थी। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी सोशल यूनिट क्या होती थी ऋग्वैदिक काल में, तो आप यहां पर लगाएंगे कि जन जो होती थी वो सबसे बड़ी। कहीं आप कंफ्यूज होके कुल लगा आए तो इस बात का खास ध्यान रखें, कुल सबसे छोटी होती थी और जन जो है सबसे बड़ी यूनिट होती थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों, और यहां पर कोई खास तरह की इच्छाएं या फिर इस खास तरह के डिजायर्स, लड़कियों के लिए प्रेफरेंस इतना नहीं बताया गया है। यानी कि जब लोग चाहते थे कि उनको अगर अगर उनके घर में किसी बच्चे का जन्म हो तो वो ये उम्मीद करते थे कि वहां पर लड़का हो ना कि लड़की हो। ये ऐसी हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें वैदिक और ऋग्वैदिक काल की जो किताबें और टेक्स्ट मिलती हैं उनसे हमें देखने को यही मिलता है कि लड़कियों के लिए कोई खास ज्यादा प्रेफरेंस नहीं थी। ठीक है, सोसाइटी और समाज के अंदर। चलिए, क्योंकि सोसाइटी ज्यादातर पेट्रियार्कल थी नेचर में पेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल मतलब पैक्ट्री मतलब पितृ, पितृ मतलब पुरुष संबंधी। ठीक है, और पेट्रियार्कल, आर्कल मतलब, ठीक है, सत्ता, सत्ता मतलब, सत्ता मतलब पितृ सत्तात्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं पेट्रियार्कल मतलब पितृ सत्तात्मक। मतलब जहां पर पुरुष पुरुष प्रधान जो सोसाइटी होती है, जहां पर अहम जो भूमिका होती है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वहां पर पुरुषों की भूमिका ज्यादा अहम होती है। ऐसी सोसाइटी को हम कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मान लीजिए
पिता की संपत्ति का बंटवारा होगा, तो उसमें आप देखेंगे हमारे समाज में ज़्यादातर जो आप देखेंगे ये अब कुछ बदलाव हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह के आने के बाद। लेकिन अगर आप देखें जो एक नेचुरल टेंडेंसी सोसाइटी की रही है वो यही रहती है कि पिता की जो संपत्ति है उस पर पुरुष जो है उनका अधिकार ज़्यादा होता है और उनका अधिकार होता है, ना कि जो वहाँ पर उस परिवार में जो डॉटर्स हैं उनका। ठीक है, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी यानी पुरुष प्रधान जो समाज होता है उसको बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, और यही आपको देखने को मिलेगी ऋग्वैदिक काल में पेट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, और यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो काफी काफी अच्छी चीज है। जो ऋग्वैदिक काल था, जो वैदिक एरा का ऋग्वैदिक काल था यानी कि अर्ली वैदिक जो काल था, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो वुमेन थी उन वैसे तो सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, लेकिन वुमेन की पोजीशन, जो स्त्रियों की जो पोजीशन थी समाज में, वो उतनी खराब नहीं थी। वो उनके पास एजुकेशन का अधिकार था, यानी कि उनके पास पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार था और वो करती भी थी। और उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो स्त्रियां थी, जो महिलाएं थी, उस समय की जो इंपॉर्टेंट असेंबलीज होती थी, जो उस समय की इंपॉर्टेंट सभाएं होती थी, उन सभाओं में भी हिस्सा महिलाएं लिया करती थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि अर्ली वैदिक काल जो था वो काफी ज्यादा एक लिबरल और काफी ज्यादा आज के समाज के हिसाब से देखेंगे तो उसमें त्रुटियां उतनी ज्यादा नहीं थी। अगर आप देखेंगे आज के समाज के हिसाब से वर्ण सिस्टम भी उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, जाति और कास्ट का कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ज्यादा नहीं था, भेदभाव उतना नहीं था, वर्गीकरण उतना स्ट्रांग नहीं था। जो महिलाएं थी उनकी जो पोजीशन थी समाज में वो काफी बेटर थी, क्योंकि उनके पास एजुकेशन का अधिकार था और वो इंपॉर्टेंट सभाओं में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आज भी कितनी समस्या है। अगर आप इंडिया में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। तो आप सोचिए उस समय भी अगर महिलाएं सभाओं में, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सभाओं में अगर पार्टिसिपेट करती थी तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक और अच्छी चीज है, जो लड़कियां थी उस समय उनको अपना जो पार्टनर है, जो उनका जीवन साथी है, वो चूज करने का, उसको उसका चयन करने का उनके पास अधिकार हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफी एक अच्छी और एक एक तरह से एक एक डेवलप्ड जो सोसाइटी होती है उसकी निशानियों में से एक यहाँ पर हमें ऋग्वैदिक समय का जो समाज है उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद आपको और भी अच्छी बात ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा और जो पर्दा सिस्टम है, यानी कि जो चेहरा छुपाने की जो प्रथा होती है महिलाओं की, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि ऋग्वैदिक काल में आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए कितनी सही चीज है, वो आपसे बना के पूछ सकता है स्टेटमेंट, क्या ऋग्वैदिक काल में चाइल्ड मैरिज होती थी, क्या ऋग्वैदिक काल के अंदर सती प्रथा थी। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा और मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं आप मेरे साथ साथ चल पा रहे हैं और इन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे मिलते हैं जहाँ पर वीडो रिमैरिज, यानी कि जो जिन महिलाओं के जो पति हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनका दोबारा से विवाह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वीडो रिमैरिज, जिसके लिए आप देखेंगे 19वीं शताब्दी में भारत में एक एक तरह से पूरी मूवमेंट चलानी पड़ी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ऐसे लोगों को, एम जी राणा डे, ऐसे लोगों को जिन चीजों के लिए 19वीं शताब्दी में इतना लड़ना पड़ा, इतना काम करना पड़ा, दोबारा से आप देखिए वो चीजें आपको देखने को मिलेगी कि कितने साल पहले, आज से लगभग 3,500 साल पहले वीडो रिमैरिज यहाँ पर यानी पुनर्विवाह विधवाओं का हुआ करता था। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आप देखेंगे पुराने समय से, इतिहास से हम यही चीजें सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और मिलिट्री जो टेक्निक थी इनकी काफी ज्यादा एडवांस थी। क्यों? क्योंकि जो आर्यंस लोग थे, आर्यंस जो लोग थे, जब हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की, तो आप समझ लीजिए कि हम आर्यन लोगों की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारी जो आर्यन इन्वेजन थियोरी है उसके हिसाब से वो यहां से चलकर इंडिया में आए थे। ठीक है, वो यहां पर इंडिया में आए थे। अब इंडिया में ये आए थे, अगर इंडिया में आए होंगे तो यहाँ पर जो भी सोसाइटी रही होगी इनका उनसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, यानी कि यहाँ से आर्यंस आ रहे हैं और यहाँ पर आपको नॉन आर्यंस देखने को मिलेंगे।
तो आर्यन और नॉन आर्यन में जब टकराव की स्थिति होगी, हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको आर्यन कल्चर डोमिनेट हुआ, और हम देखते हैं उसके बाद आर्यन जो समाज था वही आगे बढ़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आर्यन लोग थे, इनकी जो टेक्निक और इनकी जो मिलिट्री पावर थी वो नॉन आर्यन लोगों से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एडवांस हुआ करती थी। तो इसका मतलब साफ साफ दिखता है। हम पहले हड़प्पा सभ्यता में पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता 1500 बीसी से पहले के जो लोग थे, उनके पास यहाँ पर वो घोड़ों का यानी कि हॉर्सेस का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इनके पास घोड़े नहीं होते थे, ये युद्ध वगैरह भी नहीं करते थे इतने, तो घोड़े इनके पास नहीं होते थे। तो जिनके पास घोड़े होंगे और जिनके पास रथ होंगे, वो एक तरह से मिलिट्री पावर में वो अगर देखेंगे शक्ति प्रदर्शन की जब बात आती है, तो वो नॉन आर्यन जो लोग हैं उनसे आगे निकल जाएंगे। तो आर्यन लोगों के पास मिलिट्री जो थी स्ट्रांग थी, उनके पास रथ और घोड़े हुआ करते थे, जिसकी मदद से उन्होंने कई युद्ध लड़े और उन युद्धों को नॉन आर्यन से उन्होंने जीता, और इस क्षेत्र में यहां पर आकर अपना आगे अपनी सभ्यता को बढ़ाया। ठीक है दोस्तों। और जो आर्यन लोग थे वो दो तरह के युद्ध में, लड़ाइयों में शामिल रहते थे। एक होती थी जो उनकी नॉन आर्यन या फिर आर्यन लोगों से रहने पहले जो लोग रह रहे थे उनके बीच में जो लड़ाई होती थी, यहाँ पर उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी उनकी लड़ाई आपस में ही वो एक दूसरे से लड़ते थे आधिपत्य के लिए किसी राज्य में, क्योंकि आर्यंस लोगों में भी कई सारी ट्राइब्स होती थी। आपने देखा, अभी हमने बात की ट्राइब्स की, तो आर्यन लोगों में भी कई सारी ट्राइब्स होती थी, कई कई जनजातियां होती थी, वो आपस में भी युद्ध करती थी। तो यहाँ पर एक फेमस युद्ध है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपको बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी कि 10 राजन, जो युद्ध है 10 राजन का, 10 राजाओं का, 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाद में आपको देखने को मिलेगा जो भारत जो ट्राइब थी, जो भारताज ट्राइब थी, वो जीत गई थी, और बाद में उन्होंने जो पुरुष ट्राइब थी उसके साथ हाथ मिला लिया था, और इन्होंने बनाई थी एक कुरु ट्राइब, एक नई ट्राइब बनी थी जिनको हम कुरु के नाम से जानते हैं। अगले जो आगे चल के आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, मैप दिखाऊंगा, और महाजनपद जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक महाजनपद यानी कि एक राज्य लगभग कुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए कि जो भारताज थे उन्होंने पुरुष के साथ हाथ मिलाया, और वो उन्होंने नई नई ट्राइब बनी एक कुरु। ठीक है दोस्तों। याद रखिए कि बैटल ऑफ जो 10 किंग है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी रिवर रावी पर। ठीक है दोस्तों, रिवर रावी, जिसको पुराना नाम है, जिसको हम पुरुषनी रिवर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? पुरुषनी रिवर। आपको इसमें दो फैक्ट बहुत ज्यादा याद रखने हैं। एक कि ऋग्वैदिक काल में बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी, 10 किंग्स ऋग्वैदिक काल में हुई थी बैटल ऑफ, और ये रिवर रावी या फिर पुरुषनी रिवर पर ये जो युद्ध था ये लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज यानी कि सभाएं जो हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट सभाएं जो ट्राइब्स की उस वक्त हुआ करती थी, उनके नाम एक बार देख लीजिए। सबसे छोटी जो होती थी सभा, सबसे छोटी सभा होती थी उसको सभा ही कहा जाता था, सबसे छोटी असेंबली को सभा कहा जाता था। ठीक है। और ये किन के द्वारा बनी होती थी? ये उस समय के जो एलीट लोग होते थे, जो उस समय के जो प्रधान व्यक्ति होते थे, मुख्य व्यक्ति होते थे, काफी रॉयल आप कह लीजिए, राजघराने से आने वाले होते होंगे कुछ उस समय के जो मुखिया लोग होते थे, ये उनकी बॉडी हुआ करती थी जो कि डिसीजन लिया करती थी। उसके बाद समिति, जो एक और सभा यहाँ पर हुआ करती थी, समिति, जिसको यहाँ पर फोक असेंबली यानी कि आम जो लोग होते थे, राज्य के जो लोग होते थे, उनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाता था। और इसका संचालन कौन करता था? इसका संचालन राजा करता था। राजा इसको प्रिजाइड करता था और राजा इसका मुखिया होता था समिति का। उसके बाद विधाता, एक प्रकार की ये असेंबली हुआ करती थी और इसके कई प्रकार के फंक्शन होते थे। ये ट्राइबल लोगों की असेंबली हुआ करती थी। ठीक है। और सबसे बाद में आती है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा गणा। तो पेपर के अंदर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए समिति, गणा, ठीक है दोस्तों, या फिर विधाता, या फिर हो सकता है वो आपसे समिति भी ना पूछे, वो पूछ ले कि गण और विधाता ये क्या है, गण और विधाता
क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये वैदिक काल की असेंबलीज के नाम है। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में जो सभाएं होती थी उनमें से दो का नाम क्या था, एक का नाम था गण और एक का नाम था विधाता। तो आपको कुछ ऐसी चीजें, ये कीवर्ड्स आपको वैदिक काल में, आपको जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए और उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में वो डायरेक्ट पूछता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहां पर आप याद रखिए सभा, समिति, विधाता और गण, ये क्या है, ये एक तरह से असेंबलीज हैं, ट्राइबल असेंबली, यानी कि ऋग वैदिक काल में जो जनजातियां होती थी, जो ट्राइब्स होती थी, ये उनकी यहां पर असेंबलीज हैं। ठीक है दोस्तों, ऋग वैदिक काल के अंदर जो इकोनॉमी यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती थी वो कैसे चलती थी, उस समाज में अर्थव्यवस्था का क्या रूप रहता था, तो देखिए पास्टोरल सोसाइटी होती थी। पास्टोरल मतलब जो पशुओं पर निर्भर सोसाइटी होती है, जो पशुओं से ही अपना खाने पीने का सामान लेती हैं, उनको बोलते हैं पास्टोरल सोसाइटी। तो कैटल रियरिंग, ठीक है, यानी कि गाय भैंस का यहाँ पर पालन किया जाता था और यही इनकी मुख्य एक्टिविटी हुआ करती थी। ठीक है, यानी गाय भैंस और इनके ऊपर इनका जीवन ज्यादा निर्भर रहता था। इसलिए आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक समय में या वैदिक लोग गाय का बहुत सम्मान करते थे, और क्योंकि इनका जीवन गाय के ऊपर बहुत हद तक निर्भर था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर सबसे वेल्दी मैन, सबसे ज्यादा समृद्ध व्यक्ति किसको माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे सबसे समृद्ध वो व्यक्ति होता था जिसके पास ज्यादा से ज्यादा गाय हुआ करती थी और उसको गोमत कहते थे। ठीक है, यानी कि सबसे समृद्ध व्यक्ति भी उसी को कहा जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी, और उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे गोमत। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो गोमत से याद रखिए कि गोमत उसको कहा जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी और सबसे ज्यादा समृद्ध व्यक्ति होता था। चलिए, अब यहां पे देखते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत व्यापार यहां पर हुआ करता था, ट्रेड और कॉमर्स बहुत थोड़ा हुआ करता था। जैसे हड़प्पा काल में हम देखते हैं, हड़प्पा काल में जो था, जो ट्रेड और कॉमर्स था वो बहुत अधिक मात्रा में हुआ करता था। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत ही थोड़ा आपको ट्रेड और कॉमर्स मिलेगा, और यहाँ पर जो प्राइवेट लैंड होती थी, यानी कि प्राइवेट जमीन, यानी कि निजी जमीन जो होती थी, उसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। जैसे आज के समय में हम देखते हैं लोग जमीन खरीदते हैं, उनकी खुद की निजी संपत्ति होती है, जमीन खुद का अधिकार होता है जमीन पर। लेकिन आप देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में जो ट्राइबल सोसाइटीज हुआ करती थी उसमें वहां पर उनके पास जमीन का, प्राइवेट लैंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और ये भी एक तरह से जो ट्राइबल लोग हैं उनका ये फीचर होता है। जो ट्राइबल जनजातीय लोग होते हैं उनके पास खुद की जमीन नहीं होती, वो पूरी जो उनकी ट्राइब होती है, एक जो जमीन होती है वो पूरी ट्राइब की, पूरी जनजाति की एक कॉमन जमीन होती है जिस पर वो अपने जीवन को चलाते हैं। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद जो यूनिट ऑफ करेंसी जो थी वो थी निक्शा, और ये थी गोल्ड की। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां याद रखनी होगी कि जब मैं कह रहा हूं यहां पर कि निक्ष नाम की वो यहां पर करेंसी चलाते थे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऋग्वैदिक समय में ट्रेड कॉमर्स बहुत ज्यादा नहीं था। तो जो करेंसी थी, ऐसा नहीं है कि करेंसी का बहुत ज्यादा प्रचलन था और बहुत अधिक मात्रा में वो लेन देन के लिए इस्तेमाल होता था। करेंसी लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, ये एक तरह से कॉइन था। ठीक है, सिक्का हुआ करता था, कॉइन हुआ करता था, जो किसी खास पर्पज के लिए इस्तेमाल, किसी खास उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल होता होगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसका ट्रेड से ज्यादा, ट्रेड में इसका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन आएगा, जब भी कभी वो आपसे पूछेगा कि क्या ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के अंदर, जब भी उसका क्वेश्चन आएगा और वो पूछेगा कि क्या ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल के अंदर आपको देखने को मिलता है कि वहां पर लोग सिक्कों का या फिर कॉइन का इस्तेमाल होता था, तो उसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब वो पूछेगा कि सामान को एक्सचेंज करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि बार्टर सिस्टम, यानी कि एक सामान के बदले वो दूसरा सामान ही लेते थे। करेंसी में व्यापार नहीं होता था। क्यों? क्योंकि करेंसी किसी खास पर्पज के लिए ही इस्तेमाल होती थी जिसका नाम होता था निक्शा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, जो करेंसी थी ऋग्वैदिक काल में वो किसी खास पर्पज के लिए इस्तेमाल होती थी, ना कि व्यापार के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखना होगा जो व्यापार था वो बार्टर सिस्टम पर ही चलता था। लेकिन जब भी प्रश्न पूछेगा कि क्या ऋग्वैदिक काल में सिक्का या करेंसी थी, तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल थी। और अगर वो पूछेगा कि निक्शा जो है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है, तो आपको ये पता चलेगा कि आप ये कहेंगे कि
यहाँ पर जो निक्षा था उसका मतलब था कॉइन। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो निक्षा बिल्कुल इसको याद रखिए, गोमत इसको याद रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब बात करता है कि जो किंगडम था वो ज्यादातर जो साम्राज्य था वो कैसे चलता था। जब व्यापार नहीं होता था तो साम्राज्य कैसे चलता था। जब व्यापार नहीं होगा तो टैक्स नहीं आएगा, तो साम्राज्य कैसे चलेगा। साम्राज्य चलता था बलि पर, यानी कि बलि का मतलब यहाँ पर है कि जो लोग अपनी तरफ से दान देते थे, सोसाइटी जो दान देती थी साम्राज्य को, उसको बलि कहा जाता था। और उसके ये वो एक तरह से टैक्स के रूप में यहाँ काम करता होगा, और इसको बोलते थे हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो यहाँ पर कुछ दान देते थे, जिसको बलि कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो जब भी बात होगी बलि की तो इससे आपको याद रखना होगा दान, या फिर आप कहेंगे कि जो भी अपनी मर्जी से दिया गई चीज होती थी ऋग्वैदिक काल में, उसको हम बलि कहते थे। ठीक है दोस्तों, और एग्रीकल्चर जो ये करते थे, कौन सा प्रैक्टिस करते थे, शिफ्टिंग। आपने देखा होगा कई जातियां, जनजातियां जो होती हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को फॉलो करती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे ये ऋग्वैदिक काल में खेती बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, लेकिन जितनी भी खेती होती थी वो कौन सी होती थी, वो एक शिफ्टिंग यानी घुमंतू खेती होती थी। घुमंतू खेती होती थी। खेती कैसी होती थी, एक जगह से दूसरी जगह घुमंतू तरह की खेती होती थी, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था, और जो हल था वो लकड़ी का हल इस्तेमाल होता था। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1500 से 1000 BC की, और लोहे का जो इस्तेमाल हुआ था वो खोज हुई थी, वो 1000 BC के करीब हुई थी। तो 1500 से पहले का समय की बात कर रहे हैं, तो 1500 1000 BC से पहले की समय की बात कर रहे हैं। लोहा यहाँ पे देखने को मिलता है 1000 BC में, तो 1000 BC से पहले का जो समय था वहां पर लकड़ी का ही इस्तेमाल होगा, इसलिए लकड़ी का हल आपको देखने को मिलेगा ऋग्वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर जो बाकी अगर देखेंगे, अगर खेती इतनी नहीं होती थी तो इसीलिए आप देखेंगे कि एक या दो तरह के ही आपको यहाँ पर ग्रेन्स या फिर फसलें मिलेगी। जैसे जौ की खेती मेंशन है, जो ऋग्वैदिक समय की हमें किताबें मिलती हैं उसमें जौ की खेती मेंशन है। उसके अलावा किसी भी और प्रकार के जो अनाज है उसका वर्णन नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि उस समय के लोग कैसे थे, उस समय के लोग गाय भैंस बकरियों पर, पास्टोरल जो सोसाइटी थी उस समय के लोग गाय भैंस बकरियों पर निर्भर रहते थे। और इनका मुख्य काम क्या होता था, काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर एक समय इनका जो काम होता था वो होता था यहाँ पर चैरियट मेकिंग, यानी लकड़ी से रथ बनाने वाले जो लोग होते थे उनकी यहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मान, और उनको यहाँ पर उनका इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक समय के लोग थे जो, वो कैसा धर्म, कैसे रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें टेम्पल का कोई, मंदिर का कोई भी अवशेष या निर्माण होने के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। मंदिर के बारे में कोई भी अवशेष या मंदिर का वर्णन हमें नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको मूर्ति पूजा का भी निशान या फिर उसके सबूत भी नहीं मिलते। कब, अर्ली वैदिक एज। ठीक है, यानी कि 1500 से 1000 BC के बीच में हमें ना मंदिर मिलता है, ना किसी मूर्ति के अवशेष या फिर ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये कहा जाए कि मूर्ति पूजा करते थे। तो फिर क्या करते थे, नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो प्रकृति है, प्रकृति में कई प्रकार के भगवानों को इन्होंने संज्ञा दी थी और उनका यहाँ पर उनकी पूजा करते थे। जैसे कि अग्नि, प्रकृति में अग्नि, वायु, ठीक है, सूर्य, ऐसे भगवानों की ये लोग पूजा किया करते थे। जो हमें देखने को मिलता है कि जो एक तरह से ट्राइबल लोग हैं वो भी ज्यादातर आप देखेंगे तो जो प्रकृति है उसकी ही पूजा करते हैं। ठीक है, तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नेचुरल प्रकृति की पूजा यहाँ पर की जाती थी, नेचुरल फोर्सेस की पूजा ये लोग करते थे। और इनकी पूजा करने का जो तरीका था, जो पूजा पद्धति थी, उसमें मंदिर नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, वो हवन करते थे, यज्ञ करते थे। ठीक है दोस्तों, यज्ञ करते थे। ऋग्वैदिक समय के लोग जब किसी भी भगवान की पूजा करते थे तो वो यज्ञ का सहारा यहाँ पर लिया करते थे। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो जानवर है, ठीक है, जो पशु हैं, पशुओं की भी बलि दी जाती थी यहाँ पर, और उनका सैक्रिफिशियल किलिंग यानी कि उनकी बलि दी जाती थी, बस गाय को छोड़कर। यानी कि गाय को यहाँ पर वो नहीं मारा जाता था, किसी भी जानवर को यहाँ पर उनकी बलि दी जाती थी, गाय को छोड़कर गाय की बलि नहीं दी जाती थी। क्योंकि मैंने आपको बताया गाय बहुत ही एक संपत्ति के रूप में, और इनके लिए बहुत ही ज्यादा गाय जो था एक इंपॉर्टेंट पशु के रूप में गाय को देखा जाता था। अब यहाँ पे देखिए कि ऋग्वैदिक समय में जो इंपॉर्टेंट भगवान थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट देवी देवताएं थे, उनकी यहाँ पर बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऋग्वैदिक काल में भगवान मिलेंगे वो मिलेंगे आपको कौन से, आर्यंस के सबसे इंपॉर्टेंट भगवान वो थे
इंद्रदेव। जो इंद्र थे वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट भगवान है ऋग्वैदिक काल में आपको देखने को मिलेंगे। उनके ऊपर लगभग 250 से ज्यादा श्लोक लिखे गए हैं, 250 से ज्यादा बार उनका वर्णन होता है, और यहाँ पर उनको पुरंदर भी कहा जाता है, और उसके अलावा उनको यहाँ पे माघवन और अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, वृत्रहन। ठीक है, और यहाँ पे पुरंदर आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पुरंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गॉड है, अगर भगवान है ऋग्वैदिक काल में, तो वो कौन है, उसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, वो है इंद्रदेव। ठीक है दोस्तों, यानी कि इंद्र। उसके अलावा इंद्र के अलावा जो सबसे दूसरे इंपॉर्टेंट, इंद्र के अलावा दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट जो भगवान है वो हैं कौन से, वो है अग्निदेव, और इनके ऊपर 200 से ज्यादा श्लोक लिखे गए हैं, और ये दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट भगवान है। उसके अलावा पुशान जो एक भगवान है, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि थोड़े से अलग है। पुशान जो भगवान है वो थे जो जंगल में, जो जंगल में आप देखेंगे जो जानवर चराते थे। ठीक है, जानवर चराते थे, जानवरों का जंगल में पालन करते थे, उन लोगों के जो भगवान थे उनको कहते थे पुशान। ठीक है दोस्तों, तो पुशान जो थे वो जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उनके भगवानों को क्या कहा जाता था, पुशान। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलेगा यम, रुद्र, सूर्य, सोम, सावित्री, अदिति, पृथ्वी और विष्णु। उसके अलावा ये सब भी भगवान थे उस समय, ऋग्वैदिक समय में ये सब भी जो थे देवी देवताएं भगवान थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, सबसे इंपॉर्टेंट थे इंद्र। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा इन सभी भगवानों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भगवान थे वो थे इंद्र, और ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो वैदिक काल की कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, आप देखेंगे वैदिक काल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। मैंने आपको क्या क्या मैंने आपको कहा था कि गाय से रिलेटेड ही आपको मिलेगा कि ये लोग टर्म्स यूज करते थे। तो जितनी भी टर्म होंगी वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि गाय से रिलेटेड है। ठीक है, यानी गोधुली का मतलब क्या होता है, गोधुली का मतलब समय का मानक, यानी कि जब टाइम को मेजर करते थे तो उसको बोलते थे गोधुली। गवयुति का मतलब समय को, डिस्टेंस को, यानी कि दूरी को मापने को क्या बोलते थे, गवयुति। दुहित्री यानी कि वो डॉटर जो वो डॉटर जो गाय का मिल्क निकालती हो, गाय का मिल्क दोहती हो, मिल्क दोहना। ठीक है, दूध दोहने से क्या बना, दुहित्री। तो वो डॉटर, वो बेटी जो गाय का दूध धोती हो। गोत्र, गोत्र का मतलब किनशिप यूनिट्स, आज भी हम समझते हैं गोत्र का मतलब। इसका मतलब मैं आपको एक बार बताता हूं दोस्तों। दरअसल ऋग्वैदिक समय में क्या होता था कि जातियां जो थी, जो जनजातियां थी, जो ट्राइब्स थी, वो एक साथ रहती थी। ठीक है दोस्तों, तो हर ट्राइब क्या करती थी, अपनी अपनी गाय जो है उनको एक जगह पर रखती थी। ठीक है, मान लीजिए किसी ट्राइब की गाय एक जगह पर रखी है। ठीक है, एक ऐसी ऐसी जगह जहां पर किसी एक ट्राइब की गाय रखी गई है, ऐसी जगह जहां पर किसी दूसरी ट्राइब ए और यहाँ पर ट्राइब बी की गाय रखी हुई है। तो ऐसा स्थान जहाँ पे ट्राइब्स अपनी गाय रखती थी, उन ट्राइब को उसके नाम से जाना जाता था। तो गाय रखने की जो जगह होती थी उसको कहते थे गोत्र, और उस गोत्र से ही मिलकर आज का जो गोत्र हम जानते हैं वो बना है। ठीक है, तो गोत्र का मतलब है पुराने समय में ऋग्वैदिक काल में जब जो ट्राइब्स थी वो अपनी गाय जहां रखती थी, उनका जो स्थान था उसके नाम से उनको जाना जाता था, जो कि बाद में जिसको गोत्र भी कहा जाता है। तो ये भी गाय से ही निकला हुआ एक शब्द है। चलिए, तो विश का मतलब यहाँ पर क्लैन हो गया, और गण का मतलब यहाँ पर देखेंगे लीनियज यानी कि वंश एक तरह से हो गया। ठीक है, और ग्राम यहाँ पे देखेंगे विलेज यानी कि गांव हो गया। ठीक है, और गवाल मतलब बफेलो यानी कि भैंस। और उसके बाद गोजित यानी कि जो युद्ध में गाय जीत ले उसको कहते थे गोजित। वाप यानी कि सो मतलब खेती करते हैं तो बोना, उसको कहते हैं सो। ठीक है, श्रेणी यानी कि सिकल जिससे फसल की कटाई होती है उसको बोलते हैं श्रेणी। ठीक है, क्षेत्र कल्टीवेट करना, फील्ड यानी कि खेती की जमीन को कहते थे क्षेत्र। ठीक है, उर्वर यानी कि फर्टाइल जमीन। ठीक है, फर्टाइल जमीन को उर्वरा कहते थे। धन्य यहां से मिलेगा कि अनाज को, सीरियल को हम कहते थे धन्य। और गोघना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोघना का मतलब वो गेस्ट जो कि जिसको कैटल से कुछ खिलाया जाता हो, यानी कि जो भी घर में मेहमान आया है उसको अगर गाय भैंस से कुछ आपको खिलाया जा रहा है तो उसको गोघना कहते थे। सोम यानी कि पीने का कोई ऐसी ड्रिंक, ऐसा पदार्थ जिससे बाद में नशा हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था, हमने पढ़ा कि जो उस समय की ऋग्वैदिक समय की जो सोसाइटी थी, उस समय की सोसाइटी किस तरह से रहती थी, उनकी इकोनॉमी क्या थी, उनकी उनकी सोसाइटी में कैसे फीचर्स थे, उसके अलावा वो व्यापार कैसे करते थे,
ठीक है, और वो किस तरह के धर्म को फॉलो करते थे, ये सब हमने पढ़ा। अब ये सब हमें जानने को आखिर मिलता कहाँ से है? अब सवाल ये उठता है कि जो भी हम ये बातें जानते हैं, ये हमें पता कहाँ से चलता है? तो दोस्तों, जो ऋग्वैदिक समय का जो लिटरेचर है, उसको हम कहते हैं वेद। आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों, वेद के बारे में जानते हैं, आपने सुना होगा। आगे हम पढ़ेंगे इस समय के और भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर थे, जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि जो वेद थे, ठीक है, जो लिटरेचर था वैदिक समय का, उसको दो भागों में बांटा हुआ था। एक था श्रुति, ठीक है दोस्तों, और एक था स्मृति। श्रुति का मतलब होता है जो सुनकर ज्ञान मिला हो, वो ज्ञान जो सुनकर मिला हो, जो सुनकर आगे बढ़ा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, वो ज्ञान जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे गया हो, सुनने के माध्यम से, उसको हम कहते थे श्रुति। ठीक है, और स्मृति मतलब जो कि लिखा गया हो, जब उस ज्ञान को लिख लिया तो उसको कहा गया स्मृति। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो वेद हैं, ठीक है, जो चारों वेद हैं, ये आते हैं श्रुति में। यानी कि जब भी ऋषि मुनियों ने गुरुकुलों में जब भी पढ़ाई उस समय हुआ करती होगी, तो जो ज्ञान एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया जाता था, वो श्रुति यानी कि सुनने के माध्यम से दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो सुनने के माध्यम से ये वाला ज्ञान दिया जाता था। और स्मृति मतलब जब उनको कागज पर, उनको लिखित में लिख लिया, तो उसको हमने कहा स्मृति। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम शुरू करते हैं कि कौन से लिटरेचर हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं, कौन सी चीज़ें लिखित में हैं, जिनसे हमें वैदिक या ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप देखेंगे कि जो वैदिक एज है वो हमें कहाँ से मिलता है? वैदिक जो किताबें हैं, सोर्स हैं, टेक्स्ट हैं, जो लिटरेचर है, वहाँ से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये इंडो आर्यंस, ठीक है, इंडो आर्यंस, मैंने बताया इंडो आर्यंस, जो आपको मैंने थ्योरीज बताई थी अलग अलग, उन्हीं को यहाँ पर आर्यंस को इंडो आर्यंस कहा गया है। ठीक है, तो ये वैदिक टेक्स्ट उनके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ऋग्वेद जो है, यहाँ पर ऋग्वेद में पता चलता है कि जो जिन लोगों ने लिखा है, उसको वो लोग अपने आप को क्या कहते थे? आर्य। तो ऑब्वियस सी बात है, हम समझ चुके हैं कि वैदिक समय में जो लोग रहते थे उनको आर्य कहा, आर्यंस कहते थे। आर्य कहते थे, क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने खुद को ऋग्वेद में क्या कहा है? आर्य। तो हमें पता चलता है कि आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, वो हमें ऋग्वैदिक काल में जो टेक्स्ट लिखे गए थे, जैसे कि ऋग्वेदा, वहां से पता चलता है। चलिए, और यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने फिर आपको वही थ्योरी बताई कि कहाँ से आर्यंस जो आए थे, इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज हैं। इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट कोई एक सबकी सहमति नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह से ही आर्यंस आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो बाकी आर्टिफैक्ट्स और सिरामिक्स, ठीक है दोस्तों, आर्टिफैक्ट्स और सिरामिक्स यानी कि कुछ भी जो अवशेष मिलते हैं बर्तनों के और उसके अलावा मिट्टी के, जो भी इस्तेमाल उस समय के आर्यंस लोग करते होंगे, उससे ये पता चलता है कि सेंट्रल एशियन रीजन से ये लोग आए थे। और कहाँ पर? साउथ एशियन रीजन में। सेंट्रल एशियन रीजन यानी कि अगर आप इंडिया का ऐसे मैप देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इंडिया के ऊपर का ये जो हिस्सा है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर आर्यंस लोग इंडिया में दाखिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, और अर्ली जो आर्यंस, जो शुरू के, जो शुरुआती समय पे जो आर्यंस आए थे, वो सप्त सिंधु के रीजन में रहते थे। सप्त सिंधु यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमने देखा कि वो सिंधु नदी के किनारे बसी थी। और सिंधु नदी के किनारे ही आप देखेंगे कि ये जो आर्यंस लोग थे, ये भी आकर बसे थे, लेकिन ये उनसे थोड़े और यहाँ पर सप्त सिंधु के रीजन में, यानी कि सिंधु नदी के साथ साथ जो 5 जो रिवर हैं और एक्स्ट्रा 6 रिवर अगर आप मिला लें, तो 6+1 ये सप्त सिंधु का रीजन था। यानी कि 7 नदियों के रीजन में आकर बसे थे ऋग्वैदिक समय के लोग। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे, और बाकी हम बात कर चुके थे, हेयर हॉर्स और चैरियट यानी कि घोड़े और रथ का इस्तेमाल करने में ये लोग माहिर थे। टेक्निक इनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा जो थी सुपीरियर थी, बहुत एडवांस थी। उसके अलावा जो नदियां उस समय थी, आप देखिए, एक तो इंडस यानी कि सिंधु रिवर हो गई, ठीक है, सप्त सिंधु में एक सिंधु आ गया, और दूसरा उसके अलावा झेलम थी, ठीक है, उसके अलावा ब्यास, चिनाब। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये याद रखना है दोस्तों कि इनके जो पुराने नाम थे वो क्या थे। जैसे झेलम का नाम क्या था? वटिस्ता। उसके अलावा विपासक, इसका नाम था ब्यास का, और चिनाब का अस्किनी, और रावी का
पुरुषनी, जैसे मैंने आपको बताया, इस पे 10 राजाओं का 10 राजन युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स कहाँ पर हुआ था? पुरुषनी रिवर पर। तो आपको इनके पुराने नाम याद होने चाहिए। वो आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि मैच द फॉलोइंग एंशिएंट नेम्स ऑफ रिवर्स, यानी कि रिवर्स के पुराने नामों का सही मिलान कीजिए, वहां से आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो आपको ये नाम जो है याद करने हैं, आपको ये नाम पूरी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और सतलुज यानी कि सुतुद्री, ठीक है। और सरस्वती जो रिवर थी आपको ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलेगी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, अब वहां पर नहीं बहती है। वो कौन सी रिवर थी? जो हमने घग्गर हाकरा पढ़ी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, और हमने तब भी ये पढ़ा था कि ये रिवर अब विलुप्त हो चुकी है। घग्गर और हाकड़ा पूरी विलुप्त हो चुकी है, और घग्गर रिवर हरियाणा के और राजस्थान के क्षेत्र में बहती है। और वो भी कैसे? वो भी सिर्फ मौसमी नदी के रूप में, जब मानसून आता है तभी थोड़ी बहुत बहती है, ठीक है दोस्तों। और थार रेगिस्तान में जाकर ये नदी गायब हो जाती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि सरस्वती और यहाँ पर सतलुज, सप्त सिंधु यानी सिंधु नदी और उसके आसपास जो और बाकी नदियां हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है ऋग्वैदिक समय में, ना कि आप देखने को मिलेगा कि यमुना और गंगा, ठीक है। आज के समय में देखें हम इंडिया के लिए, तो इंडिया में आज के समय गंगा और यमुना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है। गंगा और यमुना, अगर उत्तरी भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदियां हैं गंगा और यमुना। लेकिन अगर बात की जाए जो वैदिक जो काल था, वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा कि ये सप्त सिंधु यानी कि सिंधु और उसके साथ बाकी नदियां, जिसमें सरस्वती भी शामिल थी, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नदियां उस समय हुआ करती थी। चलिए, उसके बाद यही वाली बात है कि यमुना और गंगा उस समय इतनी इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं थी। तो कभी भी वो आपसे पूछेगा कि वैदिक काल में जो लोग थे उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नदियां थी वो कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें गंगा और यमुना नहीं थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये बात करता है कि ऋग्वैदिक काल, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप देखिए 1000 बीसी है। ऋग्वैदिक काल जो था 1500 से 1000 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आपको मिलेगा कि ऋग्वैदिक जो संहिता है, संहिता मतलब जो किताब है, ऋग्वेद जो है उसको संहिता भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको संहिता भी कहा जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ऋग्वैदिक संहिता के आधार पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। उसके उसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है दोस्तों, अगर लेटर वैदिक काल की बात की जाए तो लेटर वैदिक काल यानी वो कब था? वो 1000 से था 500 बीसी। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है वो किन किताबों से मिलती है? वो मिलती है वो आपको मिलेगी ऋग्वेद की 1, 8, 9, 10, ठीक है। और उसके अलावा ऋग्वेद की 1, 8, 10 किताबों की जानकारी मिलती है लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। और उसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट किताबें थी जिनकी जानकारी आपको मिलती है, जिनसे आपको लेटर वैदिक समय की जानकारी मिलती है, वो है किताबें कौन सी? ब्राह्मणा, आरण्यका, ठीक है दोस्तों, और उपनिषद, ठीक है। तो देखिए, ऋग्वैदिक समय की जो जानकारी मिलती है वो हमें ऋग्वैदिक संहिता, वेद जो है, वेद को, जो वेद हैं हमारे, उनको हम संहिता भी कहते हैं, संहिता, ठीक है, या संहिता हिंदी में बोल लें, ठीक है, संहिता भी बोलते हैं, संहिता, ठीक है। तो आप देखिए कि जो ऋग्वैदिक समय की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और लेटर वैदिक समय की जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 1, 8, 9, 10 किताबों से। उसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, आरण्यक, और आपको मिलेंगे उपनिषद, ठीक है दोस्तों। तो आप ये देखिए कि लेटर वैदिक समय की जानकारी आपको इन 3 वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों में, इन चारों में से ऋग्वेद आपको ऋग्वेद समय की जानकारी देता है और लेटर वैदिक की जानकारी बाकी 3 वेदों से आपको देखने को मिलती है। तो जो वेद शब्द है वो उसका मीनिंग क्या है? उसका मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। वेद कहाँ से मिलकर बना है? वेद शब्द जो मिला है, वेद शब्द मिला है, वेद आपको मिला है ज्ञान यानी कि नॉलेज से, और इसमें नॉलेज की और ज्ञान की बात ही की गई है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, कि जो वेद थे वो सुनने के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, सुनने के माध्यम से गुरुकुलों में ऐसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी भेजा गया है। तो सुनने के माध्यम से जो ज्ञान गया है उसको हम बोलते हैं श्रुति,
और जो वेद हैं वो श्रुति की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उस समय वेदों का जो मंत्रों के द्वारा आप देखेंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सिखाया जाता था। तो वेद जो है वो श्रुति की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वेद पहले एक दूसरे से सुन के ही ट्रांसफर किए जाते थे, लेकिन 11वीं शताब्दी में इनको लिखा गया था। 11वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो आपको मिलेगा कि इसका मतलब आप कहेंगे कि लगभग 1000 एडी के आसपास की बात है। 1000 एडी के बाद आप देखेंगे कि 11वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि वेदों को लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो वेद हमारे कितने हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अभी इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैंने आपको किताबें मेंशन करी कि लेटर वैदिक की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? आपको ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों की जो उपनिषद हैं, यहाँ से आपको लेटर वैदिक समय की जानकारी मिलती है। तो आप देखेंगे इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हर वेद जो है, जितने भी वेद हैं, हर वेद एक खुद में एक संहिता है। ठीक है, हर वेद के साथ आप देखेंगे हर वेद के साथ चीजें जुड़ी है। एक संहिता, यानी वेद को हम संहिता भी कहते हैं। तो वेद के साथ जो उसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट है आपको मिलेगा, उसको संहिता कहते हैं। तो वेद के साथ कितनी किताबें और हैं? हर वेद के एक तरह से 4 पार्ट हैं। हर वेद के 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। यानी कि वेदों को जो एक्सप्लेन किया गया है, हर वेद के साथ 4 और किताबें हैं जिसमें वेदों का आपको मिलेगा कि एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ऋग्वेद की बात करते हैं। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको यहाँ पढ़ेंगे। एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सब आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो सबसे पहली कंपोजिशन थी, यानी सबसे पहले जो वेद बना, सबसे पहले बनने वाला वेद कौन था? वो था दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद के अंदर आपको मिलेगा कि 1028 सूक्त, यानी कि हाइम्स, यानी कि आप कह लीजिए मंत्र हो गए, मंत्र या फिर श्लोक हो गए, ऐसे आपको सूक्त मिलेंगे। कितने? आपको 1028 सूक्त मिलेंगे। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, और इसमें आपको 10 मंडल मिलेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद में आपको कितने मंडल मिलेंगे? 10 मंडल, 1028 सूक्त, और सबसे पहले लिखा जाने वाला आपको वेद मिलेगा, वो कौन सा था? ऋग्वेद। उसके अलावा आप देखेंगे कि दूसरा और जो 7वां था, ठीक है दोस्तों, 2 से लेके 7, ठीक है, 2 से लेके 7 तक के जो आप देखेंगे ऋग्वेद के जो ये जो किताबें थी, ऋग्वेद में आने वाली किताबें, यानी मंडल, जो 2 से 7 तक का जो मंडल था ये पहले लिखा गया था, और बाद में इसमें पहला और 10वां जो मंडल था वो इसमें जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद के अंदर पहला और जो 10वां मंडल था वो बाद में जोड़ा गया था। यानी कि अगर आपसे पेपर में पूछेगा कि ऋग्वेद का सबसे लेटेस्ट जो मंडल है वो कौन सा है, तो अगर यकीन मानिए उसमें आपका पहला और 10वां ऑप्शन होगा, तो इन दोनों में से या फिर ये दोनों ही उस सवाल का जवाब होगा। अगर वहां पर 3, 4, 5 अगर लिखा है तो ये लेटेस्ट मंडल नहीं होंगे, और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ये 2 नंबर याद रखने होंगे। जिसको भी ये याद होगा कि पहला और 10वां जो मंडल है ऋग्वेद में वो बाद में जोड़ा गया था, तो इसका मतलब कि ऋग्वेद के अंदर पहला और 10वां मंडल जो है वो लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और यहाँ पे देखिए कि जो आप यही जो पहला और 10वां मंडल है इसमें आपको पुरुष सूक्त देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त आपको देखने को मिलता है जो कि 4 वर्णों के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ण कौन से? ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 आपको जो वर्ण देखने को मिलेगा विभाजन, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा आपको यहाँ पर किसमें? आपको पुरुष सूक्त ऑफ, जो बाद में, देखिए वैदिक काल की बात कर रहे हैं, अर्ली वैदिक काल की, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऋग्वेद में पहले ये जो था वर्ण सिस्टम नहीं था, ये लेटेस्ट एडिशन, यानी कि पहले और 10वें मंडल से जोड़ा गया, यानी कि इसमें बाद में जोड़ा गया है क्या? वर्ण जो सिस्टम था वो वैदिक काल में, जो लेटर वैदिक जो आपका ऋग्वैदिक काल है उसमें बाद में वर्ण सिस्टम आया है, पहले शुरुआती दौर में नहीं था। इस बात का भी सबूत आपको कहाँ से मिलता है कि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका एक उपवेद कौन सा है जो ऋग्वेद के साथ जुड़ा हुआ जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। तो आपको समझ आया दोस्तों कि आयुर्वेद आखिर आया कहां से है? दोस्तों आयुर्वेद ऋग्वेद से ही निकला है, और ऋग्वेद का ये एक तरह से क्या है? एक उपवेद, यानी कि इसका सब पार्ट मान लीजिए, सब कैटेगराइजेशन
मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट वेद है वो कौन सा है, वो है सामवेद, ठीक है दोस्तों। सामवेद जो है इसमें ऋग्वेद से ही लिए गए हैं सूक्त जो है, सामवेद के सूक्त ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और सामवेद की खासियत ये है कि यहाँ पर सूक्त को जो जो भी श्लोक या सूक्त जो भी हैं उनको यहाँ पर उनको एक पोएट्री यानी कि एक पोयम के रूप में, अगर आप देखेंगे मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए उसका भी एक खास लय होती है, एक धुन में किया जाता है। तो जो संगीत जो पार्ट है जहाँ पर पोएटिक बात होती है सूक्तों की, उस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया गया है। और पोएटिक फॉर्म की बात कौन करता है, सामवेद। तो जब भी बात होगी सामवेद की तो आपको ये समझना होगा कि मंत्रों का जो पोएटिक फॉर्म है उससे रिलेटेड है कौन सा वेद, सामवेद, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जब अगर आप देखेंगे जो पोएटिक फॉर्म है उससे रिलेटेड है, तो यानी संगीत जैसी चीजों से रिलेटेड है, तो आपको ध्रुपद राग भी जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ से निकला हुआ है, वो भी सामवेद से देखने को मिलेगा कि ध्रुपद राग भी सामवेद से निकला हुआ है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ध्रुपद राग के लिए, ठीक है दोस्तों, राग ध्रुपद के लिए कौन से ऐसे म्यूजिशियन हैं, कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है दोस्तों। राग ध्रुपद के लिए कौन से संगीतकार बहुत ज्यादा फेमस है, कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा इसका जो उपवेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, ठीक है दोस्तों। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। चलिए अब यहाँ पर यजुर्वेद जो है तीसरा जो इंपॉर्टेंट वेद है वो है यजुर्वेद। और ये बात करता है जो सेक्रीफाइसेस यानी कि जो बलि दी जाती थी, जो यज्ञ किए जाते थे, उनके जो रिचुअल्स होते थे, उनके जो उनका जो तरीका होता था, किस तरीके से उनको किया जाएगा, ये उनकी बात करता है। यानी परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस की यहाँ पर जो बात होती है वो आपको देखने को मिलेगी यजुर्वेद में। और उसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेद है वो है अथर्ववेद। और यहाँ पर बात होती है जादू टोने की, यानी मैजिक स्पेल्स और चार्म्स की। यजुर्वेद के अंदर बात होती है जादू टोने, मैजिक स्पेल्स और चार्म्स की। और यानी कि आपको बात ध्यान रखनी है कि मैजिक स्पेल्स और चार्म यानी कि जादू टोने की जो बात होती है वो कहाँ होती है, वो होती है यजुर्वेद में। और इस वेद को एक नॉन आर्यन काम माना जाता है। ये नॉन आर्यन यानी कि ये वेद ऐसा माना जाता है कि जो आर्यन लोग नहीं थे उनके द्वारा ये वेद लिखा गया। तो याद रखिएगा कि जो वेद, ऐसा वेद जो नॉन आर्यन लोगों के द्वारा लिखा गया हो या फिर ये माना जाता हो कि नॉन आर्यन लोगों ने उस वेद को लिखा हो, तो वो कौन सा वेद है दोस्तों, वो है आपका अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। चलिए और लास्ट जो वेद है आपका, ठीक है, लास्ट वेद था ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके साथ एक गोपथ ब्राह्मण जो है वो जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण क्या होता था, ब्राह्मण वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए जो उनका रिचुअल पार्ट है वो एक्सप्लेन जब किया जाता था, किसी भी वेद का जो रिचुअल यानी कि कैसे उसको परफॉर्म किया जाएगा, किसी वेद को अगर उसको पूजा पद्धति में देखें तो उसको जो एक्सप्लेन करता था वो होता था ब्राह्मण। तो गोपथ ब्राह्मण आपको देखने को मिलेगा किस में है, वो अथर्व वेद में है। गोपथ ब्राह्मण किस में है, वो अथर्व वेद में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और अथर्व वेद में जो उपवेद है, अथर्व वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, वो है शिल्प वेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो कौन सा है दोस्तों, वो है शिल्प वेद। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो हमने चार बातें पढ़ी थी कि ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, ये कौन सी किताबें होती हैं और ये वेदों से किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, अब एक बार उनको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ब्राह्मण जो होती थी ये क्या करती थी, रूल्स बताती थी। अभी जैसे मैंने बताया किसी भी यज्ञ को परफॉर्म करना, किसी भी खास तरह की सेरेमनी को, किसी भी रिचुअल को जब परफॉर्म किया जाता था वेदों पर आधारित, तो उसकी जानकारी, उसका डिस्क्रिप्शन कौन देता था, ब्राह्मणाज, यानी ब्राह्मण वो वाली किताबें थी, वो हमें बताती कि किसी यज्ञ को कैसे परफॉर्म करना है, किसी यज्ञ में किस तरह की पद्धति का इस्तेमाल करना है, ये हमें पता चलता था ब्राह्मण जो किताबें थी उनसे। और ये एक्सप्लेन करती थी सूक्त को, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण जो थे, ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण जो थे सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्राह्मण थे उसमें आपको देखने को मिलेगा सतपथा जो ब्राह्मण है, सतपथा जो ब्राह्मण है वो आपको देखने को मिलेगा किससे मिला हुआ है, ये यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है सतपथा ब्राह्मण। और गोपथा ब्राह्मण आपने देखा था कि किससे जुड़ा हुआ है, अथर्ववेद से। तो आपको याद रखने होंगे कि वो पेपर में डायरेक्ट आपसे कभी भी पूछ लेगा कि जो सतपथा ब्राह्मण है वो कौन से टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको याद रखना होगा कि सतपथा ब्राह्मण जुड़ा हुआ है
यजुर्वेद से, ठीक है दोस्तों। और अथर्ववेद से कौन सा जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है गोपथ ब्राह्मण। और ये आपको याद रखना होगा, वो पेपर में डायरेक्ट ऐसे शब्द आधारित चीजें पूछ लेता है, ठीक है। अरण्यक का मतलब क्या है दोस्तों? अरण्यक का मतलब जो होता है, अरण्य का मतलब होता है ऐसी किताबें जो जंगल में लिखी गई हों, ठीक है दोस्तों। जंगल में लिखी गई हों, और किनके द्वारा लिखी गई हों? जो जंगल में रहते हों। जंगल में कौन रहते थे? जंगल में उस समय ऋषि मुनि रहते थे। जंगल में उस समय साधु संत जो रहते थे, उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उनको कहा जाता था अरण्यक, ठीक है। और जंगल में आप जानते थे पहले के समय में गुरुकुल वगैरह जो चलते थे वो जंगल जैसे एरिया में चलते थे, और वो अपने जब शिष्यों के लिए उनको पढ़ाते थे, तो वो जो किताबें थी उनको कहते थे अरण्यक, यानी कि जंगलों में लिखी गई किताबें। चलिए, और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि ये किताबें जो सेक्रीफाइस है, यानी कि जो जानवरों की बलि देना, उसके अलावा यज्ञ करना, उसके अलावा जो भी पूजा हम देखते हैं कि किसी खास तरीके से की जाती थी, उसको ये उसके ये विरोध में थे, उसके विरोध करती थी अरण्यक किताबें। और ये बात करती थी कि मेडिटेशन के ऊपर, ठीक है, और ये फिलॉसफी, ठीक है, ये यानी कि एक तरह से उस समय का लिबरल टेक्स्ट था, और ये ज़्यादातर नॉलेज पर फोकस करता था, ना कि किसी खास तरह के रिचुअल को परफॉर्म करने पर, ठीक है दोस्तों। तो अरण्यक जो थे वो एक तरह से वेदों का ही पार्ट थे। 4 किताबें जो वेद थी, उन वेदों की 4 किताबों में से एक अरण्यक था, जो कि फिलॉसफी और मेडिटेशन के ऊपर बात ज़्यादा करता था। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट के अंदर यानी जंगलों में जो साधु संत होते थे, जब अपने वो शिष्यों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, तो उनके द्वारा लिखी गई ये किताबें हैं। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि फिलॉसफी और मेडिटेशन की बात करता था, क्योंकि वो पेपर में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अरण्यक होते थे ये क्या ये सेक्रीफाइस का एक्सप्लेनेशन करते थे, या फिर ये फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से जो किताबें हैं वो सेक्रीफाइसेस को सपोर्ट करती थी, कौन सी किताबें सेक्रीफाइसेस को सपोर्ट नहीं करती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बन जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उपनिषद हैं, ठीक है दोस्तों, उपनिषद हैं। उपनिषद के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, अगर बात की जाए उपनिषद है, और उपनिषद की जो बात हो जाती है, उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 108 उपनिषद हैं इंपॉर्टेंट, और ये भी जो बात करते हैं ये भी फिलॉसफी के ऊपर बात करते हैं। और ये ज़्यादातर जो उपनिषद बात करते हैं ये खुद सेल्फ नॉलेज यानी कि आत्मज्ञान की बात करते हैं। जो भी आपको देखने को मिलता है जब भी हम एंशियंट नॉलेज की बात करते हैं, एंशियंट नॉलेज में जो आप देखेंगे कि आत्मन, ठीक है दोस्तों, आत्म और जो ब्रह्म है, ठीक है दोस्तों, आत्मन और ब्रह्म की जब चर्चा होती है कि एक मनुष्य जो है और वो ब्रह्म जो पूरा ब्रह्मांड है या फिर भगवान है उससे कैसे जुड़ा हुआ है, जो ये डिबेट है, जब इस पे चर्चा होती है तो उसके बारे में बात कहाँ मिलती है आपको? वो बात दरअसल सारी डिबेट आपको मिलेगी उपनिषद में, ठीक है दोस्तों। सेल्फ ज्ञान, आत्मज्ञान की जो बात करता है वो कौन करता है? वो करता है उपनिषद। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मांडुक्य उपनिषद, आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मांडुक्य उपनिषद। यहाँ से क्या लिया गया है? यहाँ से फेमस जो श्लोक है, जो फेमस जो कोट है, ये है सत्यमेव जयते। ये आपको देखने को मिलेगा मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो छंद हो गया उपनिषद, एक और इंपॉर्टेंट उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद के बाद। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले जो 3 आश्रम हैं जीवन के पहले जो 3 आश्रम हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। अब ये आश्रम क्या होते हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आश्रम क्या होते हैं? जीवन के आश्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, ये होते हैं जीवन के आश्रम जो होते हैं। जीवन को, पूरे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य में, ठीक है, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में और सन्यास में। ब्रह्मचर्य मतलब जो 25 साल की उम्र होती है, ठीक है, 25 साल की उम्र मतलब जहां पर आपको एक स्टूडेंट के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, उस अवस्था को कहते हैं कि ब्रह्मचर्य। गृहस्थ यानी कि जब वो व्यक्ति शादीशुदा हो जाए, जब वो शादी कर ले और एक गृहस्थ जीवन में आ जाए और अपनी फैमिली की देखभाल करे, तो उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, यानी 25 साल की उम्र के बाद क्या हो जाता है? गृहस्थ जीवन। और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब पार्शियल रिनंसिएशन। वानप्रस्थ का मतलब पार्शियल रिनंसिएशन, यानी कि अभी पूरी तरह से जीवन को त्यागा नहीं है, जो गृहस्थ जीवन है उसमें त्यागा नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब होता है त्याग की तरफ, त्याग की तरफ एक तरह से बोल दीजिए फेस कर लिया, ठीक है।
त्याग की तरफ अभी देख रहे हैं, अभी चीजें त्यागी नहीं है, अभी गृहस्थ जीवन में ही है, तो इसको बोलते हैं वानप्रस्थ। ठीक है। और सन्यास, सन्यास का मतलब कि आपने अब अपना गृहस्थ जो जीवन था उसको त्याग दिया है, उसको छोड़ दिया है, और अब आपने सन्यास ले लिया है। अब आप जंगलों में जाएंगे और वहां पर आप साधना करेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कहाँ मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में आपको पहले 3 आश्रम मिलेंगे। छंदोग्य उपनिषद में पहले 3 आश्रम मिलेंगे, यानी कि कौन से, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आपको कहाँ मिलेंगे, छंदोग्य उपनिषद में। आपको जो सन्यास है ये आपको छंदोग्य उपनिषद में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहां पर आपको देखिए छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम मिलेंगे आपको। ठीक है। और ये 2 तरह की मैरिजेस, 2 तरह की शादियों, यानी कि 2 तरह के विवाह की बात करता है छंदोग्य उपनिषद। कौन सा, एक है अनुलोम विवाह, ठीक है, और एक है प्रतिलोम विवाह। ठीक है दोस्तों। अनुलोम विवाह क्या कहता है, अनुलोम विवाह कहता है कि जब भी किसी भी आदमी की, किसी भी पुरुष की शादी होती है अपने ही वर्ण में, ठीक है, अपने ही वर्ण में या फिर उसके वर्ण से बिलो वाले वर्ण में। ठीक है। आपने देखा होगा वर्ण हम बोलते हैं, एक तो हो गया ब्राह्मण हो गए, ठीक है, फिर हो गए वैश्य हो गए, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे ब्राह्मण के बीच में आपको मिलेगा क्षत्रिय मिलेंगे। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो ये कहता है कि इसमें जो अनुलोम विवाह है वो कहता है कि एक व्यक्ति की, एक पुरुष की शादी या तो अपने बराबर वाले वर्ण में होगी या फिर उससे नीचे वाले वर्ण में। ये इस तरह से वर्ण जो है इनकी हायरार्की है, इस क्रम में ये यहाँ पर आप समाज में देखा जाता है इनको। तो आप देखेंगे कि या तो अपने ही वर्ण में या फिर अपने से नीचे वाले वर्ण में वो विवाह कर सकता है और ये मान्य होगा। और यहाँ पर प्रतिलोम विवाह का मतलब है कि एक जो एक स्त्री है, एक महिला है, अगर वो अपने से नीचे वाले वर्ण में अगर वो विवाह कर लेती है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, और इसीलिए थोड़ी सी मुझे लगता है स्पीड आपको महसूस हो रही होगी। लेकिन आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को थोड़ा रिपीट करके भी देख सकते हैं जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आया। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ। और यहाँ पर मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वैदिक जो अर्ली वैदिक काल है और जो ऋग्वैदिक काल है इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। चलिए, तो वेदांत अब जो है इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और जो किताब है, जो वेद का पार्ट है, वेद के पार्ट जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है वेदांत। और इसका मतलब होता है कि एंड ऑफ वेदास, यहाँ पे वेदों का सारा निचोड़ आपको मिलेगा। और क्या वेद किस बारे में बात करते हैं, ये उन चीज़ों के बारे में बात करता है। यानी वेदों का जब अंत हो गया तो उसे बोला गया वेदांत, यानी कि एंड ऑफ वेदास। और ये बात करता है जो भी ज्ञान है, पूरा जो निचोड़ है वेदों का, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है। और ये भी जैसे अरण्यक है, जैसे वो सेक्रीफाइसेस, जैसे कि वो यज्ञ होते हैं और बाकी जो सेरेमनीज होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, ये जो काम के नहीं है, ये उनको यहाँ पर उनका विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और ये लास्ट फेज है वैदिक पीरियड का, उसके बारे में बात करता है कौन, वेदांता। तो ब्राह्मणा पढ़ लिया, अरण्यक पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया। अब यहाँ पे है एक इंपॉर्टेंट और एक टेक्स्ट जो कि वेदों से ही जुड़ा हुआ है, और वो है वेदांग। वेदांग से ही शब्द नाम पता चल रहा है, अंग, यानी वेदों का अंग, वेदों का ही पार्ट। और इसको देखिए, इसका भी मतलब यही लिखा है कि लिम्स ऑफ वेदास। ठीक है दोस्तों, इसका भी मतलब यही है कि वेदों का ही पार्ट। और ये एक तरह से वेदों को और एक्सप्लेन करते हैं, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है जो कि वेदों को और एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर वेदों की और अंडरस्टैंडिंग देता है। और जो वेदांग है, जैसे वेद हमने देखा था कि वेद जो है किस में आते हैं, श्रुति से, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे गए, सुन सुन कर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुए। लेकिन जो वेदांग है इनको श्रुति नहीं माना जाता है, ये एक तरह से स्मृति में आएगा, क्योंकि ये लिखित में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये श्रुति का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ह्यूमंस ने नहीं लिख, ह्यूमन इसका ओरिजिन नहीं, ये ह्यूमन ने इसको लिखा था और भगवान के द्वारा नहीं उत्पत्ति हुई, इंसान ने इसको लिखा था। तो रिटर्न फॉर्म में है, तो ये सूत्रास की फॉर्म में है, जो सूत्रों की फॉर्म में इसको लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, सूत्रों की फॉर्म में लिखा गया है और ये श्रुति का पार्ट नहीं है, यानी स्मृति का पार्ट है। तो ये सूत्रों की शक्ल में इनको लिखा गया है। और जिसमें से इंपॉर्टेंट जो सूत्र हैं वो 6 तरह के हैं।
एक शिक्षा से रिलेटेड सूत्र लिखे गए हैं, कहाँ पर, वेदांग में, और ये श्रुति नहीं है, कहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, वेदांग में, और ये शिक्षा से रिलेटेड सूत्र मिलेंगे। कल्प यानी कि रिचुअल, रिचुअल से रिलेटेड आपको सूत्र मिलेंगे, आपको ज्योतिष से रिलेटेड सूत्र मिलेंगे, आपको व्याकरण से रिलेटेड सूत्र मिलेंगे, निरुक्त यानी एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी यानी कि शब्द, शब्द किस तरीके से बने हुए हैं, शब्दों का जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। शब्दों के बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा कि शब्दों के, कि कौन सा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये हम पढ़ते हैं एटिमोलॉजी में। यानी किसी शब्द की उत्पत्ति जो कैसे हुई है, जब हम ये पढ़ते हैं शब्दों की उत्पत्ति, ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति, शब्दों की जब उत्पत्ति कैसे हुई है ये पढ़ते हैं एटिमोलॉजी में। और छंद से रिलेटेड यानी मैट्रिक्स, यानी कि नापना, मापना, और किस तरह से आप देखेंगे मैथ से रिलेटेड हो गया, तो मैट्रिक्स जो आपको मिलेगा यानी कि छंद जो आपको श्लोक मिलेंगे वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। कहाँ पे, ये 6 तरह के श्लोक आपको मिलेंगे वेदांग में, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है जहां से हमें, यहाँ से हमें लेटर वैदिक समय की जानकारी मिलती है, ठीक है, लेटर वैदिक समय की जानकारी मिलती है। ये कौन से टेक्स्ट हैं, यानी कि वैदिक काल के ही टेक्स्ट हैं, और ये कौन से हैं, ये हैं पुराण, ठीक है। और पुराण जो है ये आपको मिलेंगे, ये इसका मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, और ये एक तरह से ये रिलीजियस लिटरेचर हैं, ठीक है, रिलीजियस और सेक्टेरियन, सेक्टेरियन मतलब उसमें भगवानों में भी आप देखेंगे अलग अलग पंथ की बात करता है, जैसे कि बात करेगा विष्णु की बात करेगा कोई, ठीक है, भगवान विष्णु की कोई बात करेगा, कोई शिव जी की बात करेगा, तो अलग अलग भगवानों के लिए अलग अलग पुराण लिखे गए हैं, इसीलिए सेक्टेरियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है दोस्तों। कब लिखे गए थे, 4वीं से 6वीं शताब्दी एडी, यानी कि ये बात करता है 300 से आप देखेंगे 500 एडी, यानी कि गुप्ता जो काल था, जो गुप्ता काल था, गुप्ता काल के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि पुराण जो है वो लिखे गए थे, ठीक है दोस्तों। और ये बात करता है रिलीजियस चीज़ों की बात करता है, ब्राह्मणिकल रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनकी बात करता है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 18 महापुराण हैं, जैसे कि विष्णु जी से रिलेटेड है, भगवत गीता से रिलेटेड है, पद्म गरुण पुराण आपने सुना होगा, और नारद पुराण, यानी कि अलग अलग भगवानों के लिए अलग अलग पुराण लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। और कुछ पुराण काफ़ी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, पुराने हमारे इतिहास जो है उस समय जो बड़े बड़े साम्राज्य, इंपॉर्टेंट साम्राज्य रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी हमें इन पुराणों से मिलती है। कैसे साम्राज्य, जैसे हिरण्यकश, ठीक है, शिशुनाग, नंद, मौर्य और गुप्ता काल तक की जानकारी हमें इन पुराणों के माध्यम से मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद कहता है कि ये जो पुराण है ये 5 टॉपिक्स पे जनरली लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों, 5 टॉपिक्स पे जनरली लिखे गए हैं, और 4 युगों की बात करते हैं, कौन से, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जो सत्य, त्रेता और द्वापर और कलयुग की जो आपको बात मिलती है, ये आपको कहाँ से मिलती है, ये आपको पुराणों से मिलती है, ये इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है दोस्तों। 5 टॉपिक कौन से थे, सर्ग, प्रतिसर्ग, सर्ग मतलब जो कि दुनिया की उत्पत्ति, ठीक है दोस्तों, उसकी बात करता हो। प्रतिसर्ग रिक्रिएशन, दोबारा से, ठीक है, एक तरह से खत्म हो जाने के बाद दोबारा से प्रतिसर्ग जो है उसकी बात करता है। और मनवंत्र, मनवंत्र यानी कि ये बात करता है वेरियस मनुज, वेरियस मनुज यानी समय की बात करता है। मनु जो है ये समय की यूनिट है, ठीक है दोस्तों, ये समय की यूनिट है, ठीक है। तो वेरियस मनुज ये अलग अलग मनु यानी कि अलग अलग समय की बात करता है, ठीक है। यहां से मनुज का मतलब समझिए कि इसका मतलब होता है समय, ठीक है, ये समय की इकाई होती है। वंशा, यहाँ पर जो भगवान है, भगवान और ऋषियों की जो उनकी पीढ़ी है, उनकी जीनोलॉजी है, उनके बारे में बात करता है। उसके अलावा वंशानुचरित यानी कि अलग अलग डायनेस्टीज की और साम्राज्य के बारे में यहाँ पर बात करता है, जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी जो सूर्य से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, चंद्रवंशी वो साम्राज्य जो चंद्रमा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। उसके अलावा धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्र किन की बात करता है, धर्मशास्त्र बात करता है कि एक मनुष्य का कोड ऑफ कंडक्ट, यानी एक मनुष्य का जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य के आचरण की बात करता है धर्मशास्त्र। नाम से ही पता चल रहा है धर्मशास्त्र, यानी कि एक तरह से ये कोई एक लॉ बुक हो गई जो कि आपको बताएगा कि इंसान का आचरण कैसा होना चाहिए, सही आचरण कैसा होता है और गलत आचरण कैसा होता है,
ठीक है। उसके बाद ये आपको बात करेगा यहाँ पे पुरुषार्थ की। तो जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ है ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट आपको धर्म सूत्र में देखने को मिलेगा, धर्मशास्त्र में देखने को मिलेगा। पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट, पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, धर्मशास्त्र इसकी बात करता है। और वो आचरण कैसा होना चाहिए? वो पुरुषार्थ के ऊपर आधारित आचरण होना चाहिए। और वो पुरुषार्थ पर आधारित आचरण कैसा है? वो है धर्म, यानी कि धर्म के बारे में धर्म अर्जित करना, धर्म से रिलेटेड ज्ञान जो है उसको अर्जित करना। आपका ज्ञान धर्म आधारित होना चाहिए। अर्थ यानी कि, अर्थ यानी का मतलब कि आप मटेरियल चीज़ों को जमा करें, जैसे आप पैसा कमाएं, उसके अलावा आप घर बनाएं, तो आपके जीवन का जो गोल है, जो एम है, वो क्या होना चाहिए? धर्म यानी कि ड्यूटी पर आधारित होना चाहिए। अर्थ यानी कि पैसा और आपके पास जो संपत्ति है आप उसको भी जमा करें, उसको भी अपने जीवन के लिए यूज करें। कर्म यानी कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, कर्म ही आपके श्रेष्ठ होने चाहिए। उसके बाद मोक्ष, ठीक है, यानी कि आपका ध्यान आपके एक जीवन में मोक्ष की तरफ भी होना चाहिए। तो पुरुषार्थ यानी एक पुरुष यानी एक मनुष्य के क्या क्या एम, क्या क्या गोल होने चाहिए? धर्म पर चलना। अर्थ यानी कि पैसा और मकान, क्योंकि ये चीजें दोस्तों जीवन के लिए जरूरी हैं, इसलिए मनुष्य का आचरण इन चीजों पे आधारित होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कर्म यानी कर्म पर आधारित होना चाहिए, और मोक्ष, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये बात करता है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 3 सोर्सेज बताए गए हैं, ठीक है, धर्म के यानी कि अच्छे आचरण के 3 सोर्सेज बताए हैं। कौन से हैं? एक है वेद, एक है स्मृति, यानी कि स्मृति का मतलब जो कि लिखा गया है, ठीक है, जो कि लिखा गया है या कि याद रखा गया है। श्रुति जो कह के बताया गया है। स्मृति याद रखा गया है, वेदा, ठीक है, स्मृति और शिष्टाचार। ये 3 एक तरह से सोर्सेज हैं किस चीज के? अच्छे आचरण के, ठीक है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, पुरुषार्थ कहां से निकलता है? पुरुषार्थ धर्मशास्त्र से आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो धर्मशास्त्र है ये बात कहता है कि 4 जो वर्ण होते हैं, 4 वर्ण में से जो शुरू के आप देखेंगे, जो शुरू के 3 वर्ण हैं, ठीक है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये इनको द्विजा यानी कि ट्वाइस बॉर्न कहा गया है, और इनको उपनयन का अधिकार है, उपनयनन, ठीक है, उपनयन का इनको अधिकार है, उपनयनन का अधिकार है। यानी कि जो जनेऊ होती है, जो सेक्रेड थ्रेड जिसको माना जाता है, जनेऊ का अधिकार पहनने का किनको है? ये कहता है धर्मशास्त्र, कहता है कि जनेऊ पहनने का अधिकार किनको है? ये क्षत्रिय, वैश्य और किनको? ब्राह्मण, यानी कि 3 जो वर्ण है इनको है, और शूद्रों को इसका अधिकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। शूद्र जो होते हैं उनको इसका अधिकार नहीं है, ठीक है। चौथा वह जो वर्ण है, शूद्र जो वर्ण है, उसको इस चीज का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे देखिए वुमन को और शूद्र को यहाँ तक कि किस चीज का अधिकार नहीं है? जो आप देखेंगे कि जो आश्रम है, ठीक है, एक तो द्विजा का अधिकार नहीं है शूद्रों को और वुमन को। उसके अलावा आश्रम जो है, इस आश्रम के अंदर आप देखेंगे कि इस आश्रम के अंदर आपको यहाँ पर आपको वुमन और जो शूद्र हैं उसकी भी, उनकी भी बात यहाँ पर नहीं की जाती है। उसके अलावा इसमें हमें जो लेटर वैदिक की बात जो करते हैं, लेटर वैदिक के समय में अगर बात करें तो आप देखेंगे, और लेटर वैदिक और पूरे वैदिक काल की अगर आपको जानकारी मिलती है तो यहाँ पर आपको संस्कृत के जो आपको हमारे बड़े महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगी। और ये रिटर्न ट्रेडिशन का पार्ट है, यानी कि लिखित में ये मौजूद थे, ठीक है दोस्तों, लिखित में ये मौजूद थे। कौन से? रामायण और महाभारत, ठीक है दोस्तों। और जो महाभारत है वो आप देखेंगे वेद व्यास जी ने लिखी थी, और 1 लाख इसके अंदर श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, कविता की शक्ल में, कविता की फॉर्म में महाभारत को लिखा गया है, और दुनिया में सबसे बड़ा है, और 1 लाख इसके अंदर श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। रामायण उसी तरह से देखें, इसको आदि काव्य कहा जाता है, और इसमें आपको 24,000 श्लोक मिलेंगे, और किन्होंने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है दोस्तों। तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? इस चैप्टर में हमने सोशल लाइफ पढ़ी, ठीक है, ऋग्वैदिक समय की सोशल लाइफ पढ़ी, ऋग्वैदिक समय की हमने सोशल लाइफ पढ़ी। उसके अलावा जो टेक्स्ट और लिटरेचर हैं जिससे हमें ऋग्वैदिक समय की जानकारी मिलती है और लेटर वैदिक समय की जानकारी मिलती है, उनको भी हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक समय की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, लेटर वेद से जानकारी हमें 1, 3, 9, 10
यहाँ से मिलती है, लेटर वैदिक की, ऋग्वेदिक की। उसके अलावा जो 3 वेद हैं उनसे मिलती है। उसके अलावा ब्राह्मण, ठीक है, पुराण, ठीक है, यहाँ से हमें पूरी जानकारी मिलती है किसकी, लेटर वैदिक समय की। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लेटर वैदिक समय को पढ़ेंगे। और उस समय हमारे पास क्या बचेगा, देखिए टेक्स्ट हमने इसी क्लास में पढ़ लिया, ऋग्वेद का और लेटर वेद का। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी, लेटर वैदिक जो सोसाइटी थी, उनकी उनका जो सोशल स्ट्रक्चर और सोसाइटी, ठीक है, उनका रिलीजियन, ठीक है, उनकी बाकी चीजें जो है वो हम अगली क्लास में कंप्लीट उसको कर देंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को मेरे साथ कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं दोस्तों ये थोड़ा सा फास्ट था ये वाली क्लास, क्योंकि पढ़ाने को इसमें बहुत कुछ था। तो आप समझिए कि अगर आपने मेरे साथ ये अच्छे से पढ़ा है तो बुक में से पढ़ने के लिए कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है। इसमें आपके लिए बुक में से पढ़ने का कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं मानता हूं आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको चैप्टर समझ आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं और टाइमिंग याद रखिए, 2 बजे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और शाम को 6 बजे पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद दोस्तों।